मासूम सी दीपा आंखों में प्यार के सपने लिए चल पड़ी थी, एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। दीपा इस वक्त अपने प्रेमी राजू के साथ थी और ये भी भूल चुकी थी कि उसका परिवार उसकी राह देख रहा होगा। 16 वर्षीय दीपा का परिवार अभी कुछ समय पहले ही सूर्यनेल्ली आया था और उसके पिता की नियुक्ति दूर संचार विभाग में हो गई थी। दीपा के पिता ने उसका एडमिशन मुन्नार के लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल में करवाया हुआ था और वो अपनी पढ़ाई के लिए वहीं पर हॉस्टल में रहती थी। वहीं राजू एक बस कंडक्टर था और धीरे धीरे उसने दीपा को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा लिया था। दीपा उसके प्यार में इस तरह से पागल हो चुकी थी कि उसे अपने अच्छे या बुरे की भी कोई समझ नहीं रही थी। फिर एक दिन 16 जनवरी 1996 को शादी का झांसा देकर राजू ने उसे पहले आदिमाली में मिलने के लिए बुलाया और फिर अपने साथ कोठा मंगलम ले जाने के लिए मना लिया। पहले तो दीपा ने मना किया, लेकिन फिर राजू ने उसे अपनी प्यार भरी बातों में उलझाकर मना लिया। शाम के करीब 4:30 बजे दीपा राजू के साथ कोठा मंगलम जाने के लिए बस में बैठ गई। दीपा ने घबराते हुए पूछा, राजू, मैंने आज तुम्हारे लिए अपना हॉस्टल भी छोड़ दिया। अब अपने साथ ले जाकर तुम शादी से मुकर तो नहीं जाओगे ना? राजू ने प्यार से दीपा का हाथ अपने हाथ में लिया और फिर बोला, तुम्हें हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझे छोड़ सकती हो लेकिन मैं नहीं। दीपा ने इमोशनल होकर राजू के कंधे पर अपना सिर टिका लिया और आंखें बंद करके आराम से सफर करने लगी। राजू तिरछी निगाहों से उसी को देख रहा था और साथ ही मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो स्माइल कोई आम स्माइल नहीं बल्कि एक डेविल स्माइल लग रही थी। बस अपनी स्पीड पर आगे बढ़ रही थी और खिड़की से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। कुछ ही देर में दीपा की आंख लग गई और वो राजू के कंधे पर ही सिर टिकाए गहरी नींद के आगोश में चली गई। वहीं दूसरी तरफ दीपा के पिता को जैसे ही पता चला कि दीपा हॉस्टल से गायब है तो वे काफी ज्यादा घबरा गए। वो तुरंत ही छुट्टी लेकर दीपा के हॉस्टल पहुंचे और उसके आसपास पता लगाने लगे, लेकिन दीपा का किसी को भी कुछ पता नहीं चला, जिसकी वजह से उन्होंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। दीपा के पिता घबराते हुए बोले, साहब मैं अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ। वो आज शाम से ही हॉस्टल से गायब है। इस पर पुलिस अधिकारी जो अपना कुछ काम कर रहे थे उन्होंने लिखते हुए कहा, तेरी बेटी को अभी गायब हुए 24 घंटे भी नहीं हुए तो हम रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं? कानून के मुताबिक गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे बाद ही लिखवाई जा सकती है। इसीलिए हम तेरी रिपोर्ट तो नहीं लिखेंगे, लेकिन ऐसे ही तेरी बेटी को ढूंढने की कोशिश जरूर करेंगे। पुलिस अधिकारी की बात सुनकर दीपा के पिता के मन में कुछ उम्मीद जागी और वे पुलिस की टीम के साथ दीपा को खोजने के लिए निकल गए। वहीं दीपा की जब आंख खुली तो उसने देखा कि राजू वहां पर नहीं था और बस अभी भी चल रही थी। दीपा की उम्र महज 16 साल की थी, इसीलिए उसको काफी घबराहट होने लगी। उसने बस में चारों तरफ देखा, लेकिन उसको राजू कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दीपा की आंखों से आंसू बहने लगे और वो खुद से ही बोली, रात भी होने को आई है और राजू का भी कुछ पता नहीं चल रहा। अब हॉस्टल से भी इतनी दूर आ चुकी हूँ कि चाहकर भी वापस नहीं जा सकती। अब करूँ भी तो क्या करूँ? दीपा बस में ही बैठी थी और अगले स्टेशन का इंतजार करने लगी। फिर शाम के लगभग 7:30 बजे बस सीधे गंतव्य पर जाकर रुकी और दीपा बस से बाहर आ गई। उसके लिए ये सारा इलाका नया था, जिस वजह से उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। फिर अचानक ही उसे कुछ ख्याल आया और वो खुद से ही बोली, ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ से सीधे मौसी के यहाँ चली जाती हूँ। उन्हें सारी बात बता दूंगी तो वो जरूर मम्मी पापा से इस बारे में बात कर लेंगी और मुझे माफी भी दिलवा देंगी। पता नहीं मैं क्यों आई राजू की बातों में।
अब इसने मुझे कहाँ फंसा दिया। दीपा ने अब कोट्टायम जाने का फैसला लिया, क्योंकि उसकी मौसी कोट्टायम ही रहती थी। लेकिन शायद आज किस्मत भी दीपा का साथ नहीं दे रही थी, इसीलिए उसे डायरेक्ट कोट्टायम की बस भी नहीं मिली। दीपा बस स्टैंड पर अकेले खड़े हुए खुद से ही बोली, क्या करूं? कोट्टायम की बस भी नहीं मिल रही है, अब मौसी के घर कैसे जाऊं? दीपा ने डर की वजह से रोना शुरू कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर एक बस पर गई और उसके मन में फिर से उम्मीद जागी। वो तेजी से बस के पास गई, जिसका कंडक्टर आवाज लगा रहा था, मुवत्तुपुझा, मुवत्तुपुझा। अब दीपा फिर से निराश हो गई और उसने बस कंडक्टर से पूछा, भैया क्या ये बस कोट्टायम नहीं जाएगी? इस पर बस कंडक्टर ने उसे समझाया, अब इस वक्त आपको वहाँ के लिए सीधी बस नहीं मिलेगी। ऐसा कीजिए, आप इसी बस में बैठ जाइए, फिर मुवत्तुपुझा से आगे की बस ले लीजिएगा। दीपा ने चारों तरफ देखा तो उसका दिल और भी दहल गया, क्योंकि बस स्टैंड भी अब धीरे धीरे खाली होने लगा था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। फिर उसने बस के अंदर झांक कर देखा तो राहत की सांस ली, क्योंकि बस में काफी सवारियां मौजूद थीं। अब दीपा को भी बस में बैठना ही ज्यादा सही लगा। घबराई हुई सी दीपा बस में बैठ गई और चल पड़ी अकेली आगे के सफर पर। लेकिन तभी एक आदमी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया, जिसे देखकर दीपा काफी ज्यादा घबरा गई। अब क्या होगा दीपा के साथ? कैसे फंसेगी वो धर्मराजन के चंगुल में? क्या दीपा के पिता पहुंच पाएंगे अपनी बच्ची तक? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए आने वाले एपिसोड्स।